के 50 वर्ग बना लोगे तो भी हर व्यक्ति को डिफाइन नहीं कर पाओगे। और इसी को बोलते हैं कि डाइकोटमी में नहीं जाना है, कॉन्टिन्यूम में जाना है, निरंतरता में जाना है। सिर्फ ये समझना है कि कौन से व्यक्ति की स्थिति किसकी तुलना में कैसी है। अगर मैं इस बात को एक लाइन से समझाऊं तो बात शायद ज़्यादा आसान हो जाएगी समझना हमारे लिए। तो एक लाइन है, एक स्केल है बेसिकली, और इस स्केल में हम मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ही है, और ये राइट साइड है। ठीक, अब लेफ्ट और राइट है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा ही होगा, इसको हम सेंटर मान लेते हैं। अब हमें समझना है कि कौन सी पार्टी को या कौन से व्यक्ति के विचारों को कहां पर सेट किया जा सकता है। पहले की अप्रोच क्या थी कि लेफ्ट वाले सारे एक तरफ, राइट वाले सारे एक तरफ। लेकिन आपको ये समझ में आता होगा कि जो व्यक्ति लेफ्ट में है हो सकता है कि वो बहुत लेफ्ट में हो सकता है कि कम लेफ्ट में हो। ऐसे राइट में हो सकता है कि हल्का सा राइट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा राइट में हो, ये भी तो हो सकता है। और इसलिए हमने कोशिश की कि एक स्केल बना के समझें कि लेफ्ट या राइट में होने का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, बीजेपी राइट में है, आप सबकी सहमति है। शिवसेना भी राइट में है। अगर मैं पूछूं इनमें से कौन ज़्यादा राइट में है तो क्या बोलेंगे? शिवसेना बोलेंगे, ये आप सबको सहमति है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS, इनमें से कौन ज़्यादा राइट में है? आप कहेंगे MNS थोड़ा और ज़्यादा राइट में है ना। आपको लगता है कि ज़्यादा। उसकी बड़ी वजह शायद ये कि वो सत्ता में नहीं है। सत्ता में आएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन सत्ता में आने से पहले कुछ ऐसी आंदोलन करने पड़ते हैं जिससे जनता साथ में आ जाए। और जो MIM है, MIM को आप कहाँ रखेंगे राइट में? बीजेपी के आसपास, शिवसेना या MNS के आसपास? कहीं शिवसेना के आसपास रखेंगे तो ठीक है, मोटा मोटा खाका बन गया। और क्या MNS की तुलना में और ज़्यादा राइट में कोई आप सोच पा रहे हैं भारत या भारत के बाहर? जैसे हिटलर का जो सिद्धांत था, नाजीवाद या फांसीवाद, वो MNS से कम राइट है या ज़्यादा राइट है? तो बहुत खतरनाक राइट था, वो तो बहुत ही खतरनाक राइट था। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो लेवल है ये तो हिटलर के फासिज्म या नाजिज्म का लेवल है, जो चरम दक्षिणपंथ है, जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई ये कह दे कि मेरे अलावा बाकी समाजों को जीने का हक नहीं है, उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको गैस चैम्बर में डाल देना चाहिए, उनका सामूहिक हत्या कर देनी चाहिए, जीनोसाइड कर देना चाहिए, वो तो राइट का वो लेवल हुआ जिसकी आगे कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसी स्थिति कम से कम नजर नहीं आती है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेसी एक मोटे मोटे खाके के रूप में हमारे देश में हमेशा से बनी हुई है। तो हम कह देते हैं कि चलिए, हो सकता है कि MNS लगभग यहां स्टैंड करे, क्योंकि उसने हिंसा की बात उस तरह से कभी नहीं की कि जो गैर मराठी उनको मार देंगे, हम जान से मार देंगे। थोड़ा बम पटाखे छूटते हैं, लेकिन कभी ये नहीं होता कि खत्म कर देंगे, वैसी स्थिति नहीं है। फिर आप कहेंगे कि भाई शिवसेना उनकी तुलना में थोड़ी कम एग्रेसिव है तो राइटिस्ट वो भी, तो शिवसेना को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और आपने कहा कि जहां शिवसेना है लगभग वहीं MIM, ऑल इंडिया AIMIM पार्टी है, तो उसको भी लगभग उस लेवल पर मान लेते हैं। ये हिंदुओं के लिए, वो मुसलमानों के लिए है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनकी तुलना में कम राइटिस्ट है, तो बीजेपी को यहां रख लीजिए। ठीक, तो एक तरफ का खाका समझ में आ गया। अब चलते हैं लेफ्ट की तरफ। क्या कोई ऐसी पार्टी है जो एकदम सेंटर पे खड़ी हो, बीच में एकदम बैलेंस, ना लेफ्ट ना राइट? मुश्किल है कहना, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो सामान्य समझ है वो ये है कि सेंटर लेफ्ट पार्टी है। जो सेंटर के आसपास का इलाका है ना, जो पार्टियां इसके अंदर आ जाती हैं, इस इलाके को मोटा मोटा मान लीजिए, इसको बोलते हैं सेंटर राइट या सेंटर लेफ्ट। तो लाल रंग का इस्तेमाल तो वहां करना था, लेफ्ट में उनका रंग लाल होता है। इधर तो भगवा का इस्तेमाल और हरे का इस्तेमाल ज़्यादा ठीक रहता है। वो गलती से हो गया, पर कोई बात नहीं, हम लाल से ही काम चलाते हैं, उस तरफ भी इस तरफ भी। अब 4-5 पार्टी दिमाग में रखिए। कांग्रेस को लेफ्ट मान लेते हैं फिलहाल, आम आदमी पार्टी को भी लेफ्ट मान लेते हैं। इन दोनों में से ज़्यादा लेफ्ट कौन है, कांग्रेस या आम आदमी? आम आदमी पार्टी। सहमति है? चलिए, मैं भी सहमत हूँ। अब बताइए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी लेफ्टिस्ट है, एक तरफ BSP है। BSP के लेफ्ट
अमीरी गरीबी पे कम है, उस जाति के प्रश्न पे है, पर है तो लेफ्ट ओरिएंटेशन ही। तो बीएसपी और आम आदमी पार्टी में किसको ज्यादा लेफ्ट मानेंगे? देखिए बट गया, समाज बट गया ना, इस समय बराबर मान लीजिए, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं। ये तो रोज भी चेंज होता है कि कल बीएसपी ज्यादा लेफ्ट थी, आज आम आदमी पार्टी ज्यादा लेफ्ट हो गई। ये तो मुद्दों पे भी तय करता है ना कौन सा मुद्दा किस समय चल रहा है। ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव बात है। समाजवादी पार्टी को भी लगभग वही रख लेंगे, रखेंगे। और आरजेडी को, आरजेडी कौन सी होती है? तेजस्वी यादव। हाँ बताइए, तो बीएसपी से किस तरफ? आसपास ठीक है, आसपास सबसे सेफ आंसर है, आसपास रख लेते हैं। अब बताइए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उसे कहाँ रखेंगे? वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा लेफ्ट है कि कम लेफ्ट है? ज्यादा लेफ्ट है। और सीपीएम और ज्यादा लेफ्ट है। और सीपीआई एमएल, ये क्या होता है? ये और ज्यादा रिवोल्यूशनरी पार्टी है। कभी जब समाजवाद पढ़ेंगे तो इन सब का नाम समझेंगे। तो सेंटर के नजदीक जो पार्टी आएगी इस तरफ, वो आ जाएगी कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस, जो अभी किसके हाथ में है? राहुल गांधी के हाथ में है। इससे थोड़ा सा इधर यहां रख लेते हैं लगभग कुछ पार्टियों को, जिनमें एक है आम आदमी पार्टी। और किसे रख लें? आप बीएसपी को भी ये रखना चाह रहे हैं, एसपी को भी ये रखना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से एसपी थोड़ी कम लेफ्ट होगी बीएसपी की तुलना में, पर ठीक है, मोटा मोटा मान लेते हैं। आप आरजेडी को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, आप डीएमके को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो ठीक है, रख लीजिए। डीएमके का ओरिएंटेशन लेफ्ट का ही है। एआईएडीएमके डीएमके की तुलना में कम लेफ्ट है, किंतु उसका भी ओरिएंटेशन लेफ्ट की तरफ ही ज़्यादा रहता है। तो आप मान सकते हैं कि कांग्रेस और इसके बीच में कहीं एआईएडीएमके शायद आ जाएगी। बीजू जनता दल ने बहुत स्पष्ट विचारधारा अपनी बताई नहीं, लेकिन वो भी ओरिएंटेशन थोड़ी सी लेफ्ट की उसकी लगती है। तो आप मोटे तौर पर मान सकते हैं कि कांग्रेस के आसपास कहीं बीजू जनता दल भी आ जाएगा। ये एक इसमें किसी पार्टी के लोग नाराज ना हो जाए भाई सुन के, है ना, ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं, किसी से कोई आपत्ति नहीं है। केवल ये समझने की कोशिश है कि हम किस पार्टी को किस रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। कई नेता लोग घूर के देखेंगे इस वीडियो को कि ये हमारे बारे में क्या बोल रहा है और आजकल माहौल वैसे ही पता है आपको कैसा रहता है। तो लेकिन जब और लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो एक पार्टी आ जाएगी जिसका नाम है सीपीआई। एमएन रॉय ने इस पार्टी का गठन किया था 1920s में, और लंबे समय तक ये भारत की इकलौती कम्युनिस्ट पार्टी रही। लेकिन आगे चलकर जब 1960s में भारत चीन का युद्ध हुआ, देखिए जब ये पार्टी बनी तो लेनिन की मेंटरशिप के अंदर एमएन रॉय ने पार्टी बनाई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम था, और ये लेनिन के सलाहकार भी थे, लेनिन से सीख भी रहे थे। और कम्युनिस्ट पार्टी की भारतीय शाखा के रूप में इसका गठन यहाँ पर हुआ। तो ये पार्टी भारत में काम कर रही थी। निर्देश कहाँ से मिलता था? निर्देश मिलता था सोवियत संघ से, रूस से। कई बार बड़े अजीब निर्देश मिल जाते थे, पर वो पार्टी करे क्या बेचारी हो। तो वहाँ से जब एंटीना एक खास बिंदु पर सेट है तो विचार तो वहीं से आएंगे। असहयोग आंदोलन, ये बल्कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उस समय इनकी दुविधा बड़ी बढ़ गई 1942 में। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ एक बिंदु पर एक साथ खड़े हो गए। और किसके खिलाफ खड़े हुए? इटली, जर्मनी, जापान के खिलाफ खड़े हो गए, हिटलर के खिलाफ खड़े हो गए। ब्रिटेन भारत पर चढ़ा हुआ था। तो भारत के नेताओं को दुविधा ये कि इस समय अगर ब्रिटेन को हराने के लिए ताकत लगा दी तो ब्रिटेन तो हार जाएगा, पर हिटलर जिंदा हो जाएगा, और हिटलर का जिंदा होना भी खतरनाक हो सकता है। तो कन्फ्यूजन था कई लोगों को, पर अंत में तय हुआ। महात्मा गांधी ने भी कहा कि ये सही मौका है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब कम्युनिस्ट पार्टी परेशान, क्योंकि सोवियत संघ से निर्देश मिलते थे, और सोवियत संघ, अमेरिका और इंग्लैंड उस समय एक साथ हैं। तो वहां से निर्देश आया कि ना, इस समय फांसीवाद के विरुद्ध इंग्लैंड का साथ देना जरूरी है। तो उस पार्टी ने 1942 के आंदोलन को ठीक से सपोर्ट नहीं किया, पीछे हट गई, और वहीं से उसकी छवि भारत के लोगों में काफी कमजोर भी हो गई।
और इसलिए 1947 के आसपास आपको कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ताकत नजर नहीं आती, जबकि उसके पहले ताकत दिखनी शुरू हो गई थी। 1949 में चीन में क्रांति हो गई। अब दो चाचा हो गए, एक चाचा सोवियत संघ, तब बोल लीजिए सोवियत संघ, और चाचा हो गया चीन। अच्छा, चीन वाले थोड़े नए नए थे तो एग्रेसिव ज्यादा रहते थे। चीन वाले बोलते थे कि सोवियत संघ वाले ठीक कम्युनिस्ट नहीं है, असली कम्युनिस्ट हम हैं, ये ठंडे कम्युनिस्ट हैं, हम गर्म कम्युनिस्ट हैं। तो कम्युनिज्म में जो गर्मी ना हो तो फिर कम्युनिज्म काहेगा। तो भारत के जो कम्युनिस्ट थे उनको भी लगा कि ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है, तो कई लोग चीन से सपोर्ट लेने लगे, मतलब वैचारिक समर्थन भी शायद, बाकी भी कुछ सोवियत संघ के पक्ष में थे। पार्टी एक ही थी, सीपीआई, और 1960, 62, 64 तक चलता रहा। 62 में चीन और भारत का युद्ध हो गया। मजे की बात, भारत का पीएम कौन? नेहरू जी, वो भी कम्युनिस्ट, कम से कम सोशलिस्ट तो सही, और कम्युनिज्म से प्रभावित भी थे, मार्क्सवाद से। तो एक कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री दूसरे कम्युनिस्ट देश से युद्ध कर रहा है, और कम्युनिस्ट पार्टी को तीसरे कम्युनिस्ट देश से सलाह मिल रही है, सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ और चीन में ठीक ठाक दुश्मनी हो चुकी थी। और भारत के कम्युनिस्ट परेशान थे कि हम सोवियत संघ वाले के साथ चलें कि चीन वाले के साथ चलें। और अंत में 1964 में उस युद्ध के लगभग ठीक उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के दो टुकड़े हो गए, और एक बनी सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, जो चीन के तौर तरीकों के ज्यादा पक्ष में रहती थी। और सीपीआई उसके बाद नाम के रह गई, उसका बहुत महत्व रहा नहीं। तो इतनी बात समझ के अब क्या समझ पड़े, सीपीएम इधर आएगी किधर आएगी? इधर आएगी, है ना। तो सीपीएम ज्यादा लेफ्ट है, और ये सीपीएम 1964 में बनी है, सोच के देखिए। और उसके कुछ ही साल के बाद 1967 में बंगाल में पहली बार सत्ता में इसकी भागीदारी हुई। सरकार इसकी नहीं थी, लेकिन जो गठबंधन था उसमें शामिल थी। अब जब इस सत्ता में आ गई तो इसी पार्टी के कुछ लोगों को लगा ना, ये पार्टी ठंडी हो गई है, इसमें अब गर्मी नहीं बची, और हमें चाहिए गर्मी वाला आंदोलन। जिन लोगों ने ये बात कही उनमें एक थे चारू मजूमदार और एक थे कानू सान्याल। उन्होंने कहा ये सरकार वरकार नहीं खेलेंगे हम, ये इलेक्शन बेकार की बात है, हम लोग सीधे हिसाब करेंगे बराबर। जो क्रांति है, मार्क्सवाद की धारणा क्रांति, हिंसक क्रांति, हम तो वो करेंगे जैसे चीन में हुआ था, जैसे रूस में हुआ था। हम इलेक्शन के थ्रू नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पक्का मार्क्सवादी है उसको लिबरल डेमोक्रेसी में, इलेक्शन वाली डेमोक्रेसी में बहुत रुचि होती भी नहीं है। अब सोचिए, सरकार है सीपीएम की, केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी नई नई पीएम बनी है, अभी कुछ ही समय हुआ है, थोड़ी डामाडोल स्थिति है लेकिन बनी हुई है, और उनको समर्थन भी पश्चिम बंगाल से मिला हुआ है सरकार बनाने के लिए इस समय। और ठीक उसी समय नक्सलवाड़ी में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको नक्सलवाद कहा गया, और ये नक्सलवाद कौन कर रहे हैं? चारू मजूमदार, कानू सान्याल और उनके साथी। अब इंदिरा गांधी कह रही कि देखो भाई, तुम्हारी ही पार्टी के लोग हैं, इनको ठीक कर लो, नहीं ठीक करोगे तो 356 लगा दूंगी। 356 क्या होता है? अब तक 56 नहीं, इसका मतलब होता है संविधान का अनुच्छेद 356, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना, राज्य की सरकार को भंग कर देना। कितना रोचक अतीत है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार ने अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे नक्सलवादी आंदोलन को क्रश किया, समाप्त किया। और जब क्रश किया तो बोले कि तुम भाड़ में जाओ, हम सच्चे मार्क्सवादी हैं, हम नई पार्टी बनाएंगे। और तब जो पार्टी बनी उसका नाम है CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये पार्टी बनी। और इनका मानना था कि सीधे सीधे काम करेंगे। बाद में इसके भी टुकड़े हो गए, आजकल CPI-ML चलती है एक पार्टी, एल का मतलब लिबरेशन होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी हो जाने से लेफ्ट कह देना पर्याप्त नहीं है, उसमें भी लेफ्ट का इंटेंसिटी कितनी है ये देखना पड़ेगा ना। अब आप ये बताइए कि जो रशियन या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको यदि इसमें जोड़ना हो, जैसे हमने यहां पर हिटलर को जोड़ दिया, हिटलर या मुसोलिनी इस मामले में चरम लोग हैं। अगर मैं कहूं कि सोवियत संघ या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ना हो, जिन्होंने शुद्ध रूप से हिंसक कार्यवाहियों के माध्यम से सत्ता हासिल की,
या आपको कंबोडिया का अगर उदाहरण ध्यान हो, पोल पोट का एग्जाम्पल कभी सुना हो आप लोगों ने, उसको देखना हो, या नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की पार्टी को ध्यान रखना हो, ये सब लोग वो हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट सरकारें हैं। इन सरकारों को आप सेंटर से लेकर यहाँ तक कहीं रखना चाहेंगे या और उधर रखेंगे? और उधर रखेंगे। तो यहाँ कोने में हम यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी को, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन का जो दृष्टिकोण है उसको रख लें। पोल पोट जिन्होंने कहते हैं कि कंबोडिया में करीब 20 लाख लोगों की हत्या की मार्क्सवादी क्रांति के दौरान अपनी, उनको रख लें, ये सब आ जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इस निष्कर्ष को गौर से देख पा रहे हो, चाहे वामपंथ हो, जब वामपंथ चरम पे आता है तो लाखों लोगों की हत्याएं होती हैं। यूएसएसआर में स्टालिन नाम के आदमी ने, जो लेनिन के बाद सत्ताधीश बना, 40 लाख हत्याएं की, 40 लाख। पोल पोट छोटे से देश में था, 20 लाख हत्याएं की। किम जोंग उन करता ही रहता बीच बीच में। पता लगा कि एक मीटिंग में एक आदमी को उबासी आ गई, जम्हाई आ गई। आप लोग 3-4 जम्हाई ले चुके हैं इस क्लास में, ये तो मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किम जोंग उन होता है ना तो उसने उनमें से एक को पता है क्या किया, तोप के सामने बांध के तोप चलवा दी, पूरा छेद गड्ढा हो गया उसकी बॉडी में, पूरी कमर तोड़ के, मतलब मर ही गया बेचारा। फिर एक मीटिंग में उसको पता लगा कि उसके एक फूफा जी थे जो शायद उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। उसको हल्का सा संदेह हुआ, इतना काफी था संदेह होना, रूल ऑफ लॉ थोड़ा ना होता है लॉ तो मैं ही हूँ, कोई रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो अपने उस फूफा या मौसा जो भी थे, 10-20 भूखे कुत्तों को, जो कई दिनों से भूखे थे, उनके बीच में छुड़वा दिया, और वो भूखे कुत्ते उनकी बोटी बोटी नोच के खा गए। ये सजाएं होती हैं जम्हाई लेने की, आपको अंदाजा नहीं है। यहाँ तो आप लोग धूमधाम से उबासी ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है ना भाई, क्योंकि लोकतंत्र है। और जब दक्षिण पंथ चरम पे जाता है तो दक्षिण पंथ भी चरम पे क्या करता है, वो हिटलर बन जाता है, मुसोलिनी बन जाता है। और हिटलर पे आरोप है कि उसने 60 लाख हत्याएं की, 60 लाख। 40 लाख ये स्टालिन के मान लीजिए, 20 लाख इसके मान लीजिए, बराबर हिसाब उसने भी कर दिया कि तुम्हारा 40-20 हम 60 कर लेते हैं अकेले ही। यानी दोनों ही पंथों का जो चरम स्तर है बहुत घातक हो जाता। कुछ लोग हैं जो सेंटर में रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं, हमें तो लगता है कि मुद्दा देख के बात करेंगे, वरना हम ठीक है, थोड़े बहुत परिवर्तन हो ठीक है, थोड़ा बहुत यथास्थितिवाद हो वो भी ठीक है, क्यों ज़्यादा टेंशन लेनी है। लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी को हम सीधे सीधे अनाउंस कर दें कि वो सेंट्रिस्ट पार्टी। हाँ, सेंटर लेफ्ट है, सेंटर राइट है, वहाँ तक ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और एक लेवल जोड़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी का। क्या ये जरूरी है कि एक पार्टी के सब लोग एक ही जगह खड़े हों? क्या ये जरूरी है कि एक पार्टी हमेशा एक साइड में खड़ी हो? जैसे पहले कुछ व्यक्तियों की बात करते हैं, जैसे कांग्रेस को हमने रखा, कहाँ की कांग्रेस, इधर, ये कांग्रेस को रखा। अब ध्यान से देखें तो इस कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर मैं 3 नाम जोड़ूं, एक है जवाहरलाल नेहरू, एक है इंदिरा गांधी, एक है संजय गांधी। क्या आप इन तीनों को एक पॉइंट पे रख सकते हैं? नेहरू बहुत ही लिबरल किस्म के आदमी हैं। अगर नेहरू सत्ता में है तो आप मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा व्यक्तियों की स्वाधीनता कुचली नहीं जाएगी। जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी तो आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी के दौरान 19 महीने कई लोग जेल में रहे, केवल इसलिए कि वो उनकी सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए थे। इंदिरा गांधी कम से कम कानून के तहत जेल भेजती थी, संजय गांधी तो और मूड में रहते थे, वहां तो अलग ही लेवल था उनका। तो एक ही पार्टी जो कि लेफ्टिस्ट पार्टी हम मान रहे हैं, उसके अंदर भी अलग अलग व्यक्तियों का तेवर अलग अलग हो सकता है। ऐसे बीजेपी है, बीजेपी में एक व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी, हैं मतलब एक जमाने में रहे प्राइम मिनिस्टर हमारे, एक व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी, एक व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, एक हैं योगी आदित्यनाथ। अब आप ये बताएं कि दक्षिण पंथ तो चारों में है, पर क्या चारों का दक्षिण पंथ बराबर है या उसकी डिग्रीज अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। और जिस क्रम में है उसी क्रम में मानते होंगे आप लोग भी लगभग।
जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो आपको पता है ये जो इतिहास है 1996 के आसपास का, जब वो पीएम बने पहली बार, शायद 95 में ये डिबेट थी बहुत ज़्यादा। हम लोग उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बहुत डिबेट थी कि लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है पहली बार केंद्र में, तो पीएम कौन बनेगा। और शायद 1995 की बात है, मेरे इलेक्शन से 1 साल पहले की बात है, आडवाणी जी ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होंगे। ये स्टेटमेंट एल.के. आडवाणी ने दी, और इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर 1980 में बीजेपी की स्थापना की थी। मतलब बीजेपी का क्या है कि 1915 में हिंदू महासभा बनी, मदन मोहन मालवीय ने बनाई। उस पार्टी के एक अध्यक्ष हुए जिनको हम जानते हैं ये एसपी मुखर्जी के रूप में, श्याम प्रसाद मुखर्जी के रूप में। बाद में उससे मोहभंग हुआ तो उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ बना दिया। भारतीय जनसंघ 1974 तक लगभग रहा, जब एक पार्टी बनी जनता पार्टी। 77 में इलेक्शन हुआ था ना, उसके आसपास की बात है, जब जनता पार्टी बनी, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने कोशिश की थी 4 पार्टियों को मिला के इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़वाने की, तो भारतीय जनसंघ उसमें मर्ज हो गया, जनता पार्टी हो गई। और जब 77 वाला प्रयोग सफल नहीं हो पाया तो उससे अलग होके फिर एक पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी 1980 में बनी, हालांकि उसका इतिहास देखेंगे तो 1915 तक आपको जाता हुआ दिखेगा। 1980 में जो बीजेपी बनी वो बनाने वाले 2 व्यक्ति माने जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी। और जनसंघ में जो 2 सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, एसपी मुखर्जी थे ही उसके शुरुआती व्यक्ति, और बाद में जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने उसका मूल दर्शन, जिसको एकात्म मानववाद कहते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं, उसकी रचना की, वो उस दौर के व्यक्ति हैं। अब 2 व्यक्तियों ने मिलकर पार्टी बनाई 1980 में, फिर आंदोलन किए, काफी कुछ किया। मंदिर आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण माना गया, जो आडवाणी जी ने किया। और जब सत्ता की बारी आई तो क्या वजह बताई गई कि हमारा देश जो है थोड़ा सॉफ्ट किस्म का देश है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक्सेप्टेंस ज्यादा है। और ये बात एल.के. आडवाणी ने खुद अनाउंस कर दी, और फिर वही वो पीएम बने। तो उस समय कहते थे कि आडवाणी जी सॉफ्ट राइटिस्ट हैं, सॉरी, वाजपेयी जी सॉफ्ट राइटिस्ट हैं, आडवाणी जी थोड़ा सा रेडिकल हो जाते हैं। फिर बाद में कहा गया कि आडवाणी जी सॉफ्ट हैं, मोदी जी थोड़ा सा रेडिकल है। फिर योगी जी आए तो उसके बाद कहा गया नहीं नहीं, मोदी जी बहुत सॉफ्ट है भाई इधर थोड़ा ज़्यादा रेडिकल टच है। कहने का भाव क्या है कि एक ही पार्टी में, एक ही विचारधारा में जो पार्टी दक्षिणपंथी है, उसमें दक्षिणपंथ के शेड्स या लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वहाँ पर हमने देखा वामपंथ में, ऐसे ही वामपंथ के लेवल है, सीपीआई भी है, सीपीआईएम भी है, सीपीआईएमएल भी है। एक ही पार्टी से निकली 3 पार्टियां हैं, किंतु उनमें उग्रता का स्तर, उत्कटता का स्तर, रेडिकल होने का स्तर अलग अलग हो सकता है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी ऐसी हो जो सेंटर से कभी इधर कूद जाए, कभी इधर कूद जाए? कुछ घटनाओं में ऐसा दिख सकता है। जैसे कांग्रेस तो लेफ्टिस्ट पार्टी है, पर जब संजय गांधी सत्ता में थे, एक तरह से डिफेक्टो उनको मानते थे कि सत्ता में है, डिज्योर तो नहीं थे। संजय गांधी की कुछ नीतियां ऐसी मानी जाती हैं जिनको एंटी मुस्लिम नीतियां कहा गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी सामान्यतः मानी जाती है कि वो मुस्लिम समाज के पक्ष में खड़ी रही, तुष्टीकरण कहिए, अपीजमेंट कहिए, जो कहिए। और शाहबानो के केस में बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल दिखता है 1985-86 का मामला, जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शाहबानो के पक्ष में आया और कांग्रेस पार्टी ने उसके विरुद्ध जाकर एक्ट चेंज किया, एक नया एक्ट बनाया, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं उसको। तो ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी सामान्यतः मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह ट्रीट करती रही, इसलिए उसके पक्ष में कुछ ऐसे काम भी करती रही जो शायद जरूरत से ज्यादा थे। उसी बिंदु पर आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे, जो कि उसमें मंत्री थे, जो भी केरल में गवर्नर हैं। तो उसी पार्टी में संजय गांधी पर इमरजेंसी के दौर में यह आरोप लगता था कि वो एंटी मुस्लिम काम करते हैं। अब लेफ्ट की पार्टी किसी धर्म विशेष के विरोध में दिखे तो ये अजीब सी बात लगती है। इसका रिवर्स भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी किस तरफ खड़ी है, इस तरफ खड़ी है, और अरविंद केजरीवाल अगर ये कहें कि
करेंसी के नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छाप देनी चाहिए। ये विचार सुन के कहाँ का लगता है? ये तो राइट का विचार है। और वो खड़े कहाँ पर है? लेफ्ट में खड़े हैं। या अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल एक पब्लिक मीटिंग में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, वो तो लेफ्ट के आदमी हैं। बहुत कंफ्यूजन है, रायता फैला हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि इस समय दुनिया भर में राइट की वेव चल रही है। इससे लेफ्ट वालों को समझ में आ गया कि राइट वाला कुछ कुछ करना पड़ेगा, वरना काम चलेगा नहीं हमारा। इससे थोड़ा बहुत धर्म खेलना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भाषा खेलिए, थोड़ा धर्म खेलिए, थोड़ा जाति खेलिए, तो आप सत्ता में रह पाएंगे। क्योंकि आम आदमी इस समय राइट विंग के प्रभाव में ज़्यादा है। इसलिए आज के दौर में लेफ्ट विंग को राइट विंग जैसा दिखने की मजबूरी हो गई है। और अतीत में क्या हुआ है? राइट विंग को लेफ्ट विंग जैसा दिखने की मजबूरी हुई है, क्योंकि अब केवल राष्ट्रवाद के नाम पर, केवल धर्म के नाम पर लंबे समय तक काम नहीं चला पाएंगे। लोग कहते हैं कि नौकरी तो दो, बिजली तो दो, सड़क तो बनाओ, और आप कह रहे नहीं, धर्म, भाषा, इज्जत। आप कह रहे हैं ठीक है, वो सब अच्छा लगता है 1 घंटे के लिए, लेकिन सड़क तो चाहिए ना भाई, दवाई तो चाहिए, खाना तो चाहिए, नौकरी तो चाहिए। इसलिए राइट विंग की सारी पार्टियों की मजबूरी है कि वो आजकल अपने मैनिफेस्टो में और नीतियों में नौकरियों का और कुछ ऐसे प्रयोग जिससे जो गरीब आदमी है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको मौका मिले, कभी कभी प्रच्छन्न रूप में, कभी खुलकर। दक्षिण पंथ की पार्टी सरकार में हो और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। हालांकि ईडब्ल्यूएस को लेकर एक बहुत बड़ा रोचक विवाद भी है, इस बारे में वो कभी बात करेंगे। लेकिन ऊपरी तौर पर देखने में क्या लगता है कि दक्षिण पंथी दल गरीबों के पक्ष में आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? इसका मसला सिर्फ इतना है कि आजकल कोई राइट नहीं है, कोई लेफ्ट नहीं है, हर पार्टी मोटे तौर पर कुछ है। बीजेपी सामान्यतः राइट है, लेकिन लेफ्ट की कई चीजों को उसको लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता की डिमांड ना भाई, डेमोक्रेसी है। आम आदमी पार्टी लेफ्ट में दिख रही है, किंतु उसको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही पड़ेगा, और करेंसी पर लक्ष्मी गणेश के चित्र छापने जैसी बातें कहनी पड़ेंगी, ताकि लोग कंफ्यूज रहें कि ज्यादा धर्म का रक्षक कौन है, ये है कि वो है। और ये कंफ्यूजन होने से क्या होता है कि एक कम से कम वो प्रभाव खत्म हो जाता है जिस प्रभाव का नुकसान हमें हो सकता था। लेकिन बात यहां भी खत्म नहीं होती है, एक और लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है। जैसे यूं समझें कि कुछ ऐसे दल हैं जो जब सत्ता में आते हैं तो पूरी ताकत केंद्रीकृत करते हैं और आम आदमी के अधिकार खत्म होने लगते हैं, और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बहुत प्यार मोहब्बत से काम चलाती हैं। और इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि जो कॉन्टिन्यूम अप्रोच जो हमने भी देखी, कॉन्टिन्यूम ठीक है समझने के लिए कि कौन कितना लेफ्ट, कौन कितना राइट, ये ठीक है। कभी कभी दाएं बाएं भी हो जाता है। आम आदमी पार्टी में पहले के समय में क्या था कि जब कुमार विश्वास उस पार्टी में थे, प्रशांत भूषण भी उस पार्टी में थे, योगेंद्र यादव भी उस पार्टी में थे, मैं तो उस पार्टी को देख के घबरा जाता था कि पार्टी काम कैसे कर रही है। अरविंद केजरीवाल को मोटे तौर पर अगर मैं यहाँ रख लूँ, ये जो आम आदमी पार्टी यहाँ रख लीजिए, ये चित्र बड़ा घिचपिच हो गया, कैसे समझेंगे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले पे कर लेते हैं। तो ये है लेफ्ट, ये है राइट, ये है सेंटर। कभी कभी क्या होता है, एक ही पार्टी के कुछ लोग कुछ सेंटर के उधर खिसक जाते हैं, कुछ सेंटर के इधर खिसक जाते हैं, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर मैं मान लूं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति इस बिंदु पर खड़े हैं जो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट, कांग्रेस की तुलना में ज्यादा लेफ्ट, लेकिन हाँ लेफ्ट में है। अगर आपको उसी पार्टी के 2-3 व्यक्तियों के बारे में और बताना हो, एक व्यक्ति प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, आप उनको लगभग एक जगह रख सकते हैं। और एक व्यक्ति उस समय थे कुमार विश्वास, उसी पार्टी में। कुमार विश्वास को जितना आपने सुना, जितना आपने उनके विचार सुने, क्या लगता है वो कहाँ आएंगे? राइट में आएंगे। राइट में कहाँ? यही मान लें लगभग, है ना, सेंटर राइट मान लेते हैं। ये हो गए कुमार विश्वास। अब बताइए, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को रखना तो उनको कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में, मतलब सेंटर से इधर या इधर, और इधर आ जाएंगे, वो कम से कम यहाँ आ जाएंगे।
अब एक पार्टी जिसके 3-4 प्रमुख नेता हैं और चारों प्रमुख नेताओं को मिला रहे तो रेंज ऐसी बन रही है कि सेंटर के दाएं बाएं भी हो रहा है। सेंटर के एक साइड में थोड़ी बहुत रेंज हो तो समझ में आता है। अगर रेंज इतनी होने लगे कि सेंटर के उधर भी जाने लग जाए और सेंटर के इधर भी डेविएशन बहुत ज़्यादा हो, तो उस पार्टी में संगति बन पाएगी या अलग अलग मुद्दों पर विरोध आपस में ज़्यादा होगा? ज़्यादा विरोध होगा, सीधी सी बात है। कभी कोई, जैसे कश्मीर का मुद्दा आया, कश्मीर के मुद्दे पर ये हमेशा कहेंगे कि भारत सरकार ने ठीक किया और कश्मीर हमारा है, होना ही चाहिए। दूध मांगोगे क्या देंगे? खीर देंगे, और बाकी क्या कर देंगे? चीर देंगे, है ना? वो उस मूड में रहते हैं। और ये प्रशांत भूषण क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। कुछ ऐसी बात उन्होंने कही थी उस समय। अब एक पार्टी में इतना विरोध आपस में हो, बीजेपी में कोई कुछ भी कहे, वो कश्मीर के मामले में सब ये वाली बात करेंगे। फिर सीपीएमएल जैसी पार्टी हो सकता है कि उसके सारे नेता इस तरह की बात करने लगे। लेकिन एक ही पार्टी में एक ही मुद्दे पर जब इतने विरोध के सुर एक साथ होंगे तो उस पार्टी का चलाना आसान होगा या बहुत मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। और इसलिए इतिहास जो करता है आगे चल के क्या होता है, अब यही पार्टी में नहीं है, यही पार्टी में नहीं है, और अब पार्टी कहाँ खड़ी है? पार्टी यहाँ खड़ी है। पहले पेंडुलम हो रहा था कि पार्टी सुबह वहाँ थी, शाम को वहाँ चली गई। टीवी पे इंटरव्यू इनका है तो पार्टी उधर पहुँच गई है। इनका इंटरव्यू है तो पार्टी यहाँ चली गई है। वो जो मुख्य व्यक्ति चुपचाप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है सब। इसलिए जब इतने डेविएशंस किसी पार्टी के अंदर आएंगे तो मामला बिखरेगा, बड़ा स्वाभाविक सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्टिन्यूम काफी नहीं है, एक ग्राफ की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप ग्राफ स्कूल में ठीक ठाक बना के आए होंगे, थोड़ा इसका बेसिक मतलब समझते होंगे, है ना? ग्राफ की जरूरत कैसे है? तो एक बार सोच के देखिए कि ये लेफ्ट है, लेफ्ट और राइट तो हम पहले खेल ही रहे थे, वही है, लेफ्ट है राइट है। लेकिन लेफ्ट और राइट के भी ना बहुत सारे अंतर हैं। एक कैरेक्टर और जोड़ के देखते हैं कि जब कोई पार्टी सत्ता में आती है या सत्ता में आने से पहले उसके जो विचार भी हैं, दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है अथॉरिटेरियन, जिसको बोलते हैं अधिकारवादी कह लीजिए, मतलब अथॉरिटेरियन के लिए कई अनुवाद चलते हैं, अधिकारवादी एक अच्छा अनुवाद, या सत्तावादी कह लीजिए। यानी वो पार्टी जब पावर में होती है तो वो पूरी पावर अपने पास करती है और आम आदमी के अधिकार कम कर देती है। और कुछ पार्टीज हैं जो लिबरल पार्टीज हैं कि भाई आम आदमी के अधिकार कम नहीं होने चाहिए, फ्रीडम कम नहीं होनी चाहिए, स्वाधीनता कम नहीं होनी चाहिए किसी के भी। अगर मैं एक शब्द यहां लिख दूं, लिबरल, लिबरल का मतलब आम आदमी शांति से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। हमें क्या मतलब, किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने से क्या मतलब है हमें। और दूसरा है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि सरकार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी, अधिकार वधिकार की बात मत करो, अगर हम अपने मूड में आ गए ना, छोड़ेंगे नहीं। सरकार इस मूड में आ सकती है। अब ये सेंट्रल पॉइंट है। अब चार हिस्से बन गए। यहां वो लोग हैं जो लेफ्ट के हैं पर लिबरल लोग हैं, यहां वो हैं जो लेफ्ट के हैं पर ऑटोक्रेटिक लोग हैं, यहां कौन है? राइट के ऑटोक्रेटिक हैं, और यहां राइट के लिबरल लोग हैं। इससे चीज और साफ समझ में आती है, थोड़ा और खुल के समझ में आती है। मैं 3-4 नाम बोलता हूं, पहले आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे उन नामों के साथ। हिटलर को कहां रखेंगे? राइट में नीचे, और नीचे कहां? यहां, यहां या यहां? वो घोर राइटिस्ट है और घोर ऑटोक्रेटिक है, तो हम कहेंगे कि हिटलर बाबू इस बिंदु पर आगे खड़े होंगे, हिटलर मुसोलिनी इस पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे। ठीक। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको माओ को रखना हो या किम जोंग उनको रखना हो या स्टालिन को रखना हो, पोल पोट को रखना हो, उन्हें कहाँ रखेंगे? वो लेफ्ट की साइड में आएंगे, नीचे या ऊपर? नीचे। और वो भी एकदम इस चरम बिंदु पर आ जाएंगे। ये माओ भी हो गए, और कौन कौन आ जाएंगे? किम जोंग उन, और कौन थे? स्टालिन है और पोल पोट, ये सब लोग यहां आ जाएंगे। इसका मतलब मामला केवल लेफ्ट राइट का नहीं है। हम ये भी समझ सकते हैं इस ग्राफ से कि लेफ्ट और राइट में कोई व्यक्ति किस हद तक ऑटोक्रेटिक हो सकता है।
अब भारत के कुछ लोगों को देखना हो, हालांकि नेताओं का नाम बोलने में खतरा बहुत ज़्यादा है, पर अब ठीक है, पढ़ने में तो उस खतरे उठाने ही पड़ते, कोई क्या कर सकते हैं इस मामले में। राहुल गांधी कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। और वो आपको ऑटोक्रेटिक लगते हैं कि लिबरल लगते हैं? लिबरल लगते हैं। तो लेफ्ट बहुत ज़्यादा लेफ्ट नहीं है उनका, तो यहाँ मान लें लिबरल कितने हैं, ठीक ठाक, यहाँ मान लेते हैं करीब, ये हो गए राहुल गांधी। कितना सिंपल ग्राफ है। अब केजरीवाल को रखिए, कहाँ रखेंगे केजरीवाल को? इनका लेफ्ट थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, और लिबरल ये राहुल गांधी से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा लिबरल हैं, कम है।